अस्सलाम वालेकुम। जी, तो नावल बाज़ी इश्क की किस्त नंबर 3 के साथ आमना अंसर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर है। तो उम्मीद है कि आपको ये नावल अच्छा लगेगा। अभी तो स्टार्ट है, तो कुछ लोग समझेंगे कि शायद बोरिंग सा नावल है, लेकिन ये तो जैसे-जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसमें मज़ा आना शुरू होगा। तो मेरी तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस नावल को लाज़मी पढ़ें और इसको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नावल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जी, आगे से नावल जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक और एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जिसको पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस थोड़ा-सा ये है कि सब्र करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, जैसे-जैसे नावल आगे बढ़ेगा तो वैसे-वैसे आपको स्टोरी की समझ आएगी। अभी तो जो इतना कुछ ख़ास इसमें हो नहीं रहा, इंट्रोडक्शन वग़ैरह ही है। तो प्लीज़ ये समझ के बोरिंग समझ के प्लीज़ छोड़ मत जाइएगा। थोड़ा-सा सब्र कीजिए और इंशाल्लाह आगे आपको मज़ा आने वाला है। फिर तो चलिए जी आज फिर शुरू करते हैं बाज़ी इश्क की कलम आमना आंसर किस्त नंबर 3 को। तो चलें करते हैं इसको पढ़ना स्टार्ट। आपको वो सुबह वाला लड़का याद है? कैसे टुकर-टुकर आपको देखे जा रहा था। नमाज से फारिग होकर जैसे ही फबीहा बिस्तर पे लेटने लगी, अब्रिश को एक बार फिर आलियान का ख्याल आया तो वो उससे कहने लगी, अब्रिश भूल भी जाओ अब इस बात को, और गलती हमारी भी थी, इस बेचारे अकेले की नहीं थी। हम भी अपनी बातों में मगन थे इसलिए उसे देख नहीं पाए। फबीहा ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, वैसे आपी लग तो किसी अच्छी फैमिली का रहा था, बायोडेटा निकलवाना पड़ेगा। अब्रिश ने आंख विंक करते फबीहा को छेड़ा, सुधर जाओ अब्रिश, कोई डेटा नहीं निकलवाना, आलियान हैदर नाम है उसका, स्टूडेंट है मेरा। फबीहा ने उसे बताकर बात खत्म करनी चाहिए। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है, अब तो उसे तंग करने का बहाना मिल गया। मुझे आखिर मेरी आपी को घूरने की कुछ तो सजा बनती है, अब्रिश ने शरारती लहजे में कहा। अब्रिश कब सुधरोगी तुम? फबीहा ने उसे आंखें दिखाई, भाई हम ऐसे ही ठीक हैं, आप गुजारे बोरिंग लाइफ, मुझे तो एडवेंचर पसंद है। वो ऐसी ही थी, अपनी ज़िंदगी को खुल के जीने वाली, जबकि फबीहा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। उसका ज़िंदगी का दायरा बहुत महदूद था, अपने काम से काम रखने वाली, संजीदा और डरपोक लेकिन परहेजगार। उसे हमेशा से बापर्दा रहना पसंद था, इसीलिए बालिग होते ही उसने पर्दा करना शुरू कर दिया। इसके माँ बाप की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन उसने कभी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। अब्रिश मॉडर्न ड्रेसिंग करती थी, दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी, वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसके मुताबिक ज़िंदगी को खुल के एंजॉय करना चाहिए। वो कभी कभी फबीहा को बोल देती थी, आप ही आपके अंदर पुरानी रूह बसी है, लेकिन फबीहा ने कभी इसकी बात का बुरा नहीं था मनाया, बल्कि हमेशा हंस के टाल देती थी। उसे अपनी छोटी बहन बहुत अजीज थी, वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती कि हर वक्त एंजॉयमेंट और एडवेंचर अच्छी बात नहीं, ये ना हो कभी इन चीज़ों की वजह से तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओ। लेकिन वो अब्रिश ही क्या जो उसकी किसी बात पे कान धर ले। टन 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 फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। कौन है भाई, देखती हूँ। सरवत बेगम ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली, आयमा का नंबर जगमगा रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फ़ोन ऑन करके उन्होंने कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम सरवत आपा, आयमा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आयमा, और बच्चियाँ कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और बच्चियाँ भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं। बड़े दिन हो गए, आपने चक्कर ही नहीं लगाया। आयमा ने अपनी हैरियत बताते इनके ना आने का शिकवा किया। बस क्या बताऊँ आयमा, अकेली जान हूँ, मुलाजमों के सर पे खड़े होकर जब तक काम ना करवा लूँ ये ठीक काम नहीं करते, और फिर खाना तो आलियान और इसके बाबा किसी और के हाथ का खाते ही नहीं। सरवत बेगम ने जवाब दिया। ये बात भी ठीक है, आपकी माशाल्लाह जवान बेटों की माँ है, कोई बहू ले आए, आपको आसरा भी हो जाएगा और घर में रौनक भी लग जाएगी। आयमा बेगम ने हंस के कहा, बात तो तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह, फिजान भी नेक्स्ट मंथ आ रहा है, बस अब इसकी शादी कर देनी है। मैंने उनके बाबा से करती हूँ बात, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा। आयमा की बात सरवत बेगम के दिल को लगी थी। अरे आपा माशाल्लाह, आप तो इतनी फिट हैं, समझा करो आयमा, ब्लैकमेल करना भी तो ज़रूरी है। इसके साथ ही दोनों का कहकहा बुलंद हुआ। जो बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गई। आज आपकी दावत है हमारे घर, आपने लाजमी आना है, और भाई साहब और आलियान को भी लाजमी अपने साथ लेके आइएगा। आयमा ने अपनी बात पे जोर देते कहा, भाई साहब तो तुम्हारे काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं, और मैं और आलियान ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, सरवत बेगम ने हामी भरते कहा। फिर चंद इधर उधर की बातों के बाद कॉल बंद हो गई।
फबीहा बेटा कितना काम बाकी है? मेहमान बस आने वाले हैं। आयमा बेगम ने किचन में दाखिल होते फबीहा से दरियाफ्त किया जो सलाद काट रही थी। मम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ रेडी है। बिरयानी दम पे है, चिकन कढ़ाई और कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। शामी कबाब चिकन पकोड़ा बना के मैंने ओवन में रख दिया है ताकि गर्म रहे। ट्राइफल और खीर फ्रिज में रख दी है ठंडा होने के लिए। बस ये सलाद और रायता रहता है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। फबीहा ने आयमा बेगम को मुतमईन करना चाहा। आज संडे था, फबीहा को छुट्टी थी, तो सुबह से उसने आयमा को कोई भी काम करने नहीं दिया था। पहले घर के सारे काम खत्म किए, फिर आज सरवत बेगम की दावत थी तो उस वक़्त से वो किचन में घुसी खाने की तैयारी कर रही थी, जबकि आयमा बेगम 10 बार किचन का चक्कर लगा चुकी थी। शाबाश मेरा बच्चा, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे। फबीहा का माथा चूमते आखिर में उनकी आंखें नम हो गई थी। फबीहा उनकी फर्माबरदार बेटी थी, अपने माँ बाप की आंखों का तारा। ओ मेरी स्वीट मॉम, डोंट बी इमोशनल। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं ना, फिर मेरा रब मेरे हक में हर चीज़ बेहतर करेगा। मुस्कुरा कर जवाब देते उसने आयमा बेगम की आंखें साफ की। अरे मम्मा आप जाके अब्रिश को देखिए, वो भी रेडी हुई है या नहीं। फबीहा ने उनका ध्यान भटकाना चाहा। मैं देखती हूँ, इस लड़की को पता नहीं कब अक्ल आएगी, सुबह से कमरे में घुसी सो रही है। इतना नहीं, बहन का हाथ बटा दे। सुबह की मेरी बच्ची हलकान हो रही है अकेले। आयमा बेगम अब्रिश को कोसते किचन से बाहर चली गई। पीछे वो सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गई। अब पक्का अब्रिश की क्लास लगने वाली थी। तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? हमारा पीछा करते करते अब तुम हमारे घर तक भी पहुंच गए। जैसे ही वो गाड़ी लाक करके हाल में दाखिल हुआ, इसका सामना उसी पागल लड़की से हो गया जो बाल की खाल उतारने में माहिर थी। ओ हेलो मैडम, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा पीछा करने का। तुम मलका विक्टोरिया हो ना, जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक